नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर द्विवेदी आपका आपके अपने परिवार परीक्षा सर्किल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत बर्निंग टॉपिक और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अभी इंटर क्वालिफाई या ग्रेजुएशन क्वालिफाई करके आए हैं तो ये आपके लिए वीडियो है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आपकी लाइफ का डिसाइडर वीडियो होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आप अपना एक गोल बना पाएंगे और उसके बाद गोल के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बिना गोल के काम करना कोई मतलब नहीं है। आप जब तक अपना गोल नहीं बनाएंगे तब तक गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए इस वीडियो को देखना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपने इंटर क्वालिफाई कर लिया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो। ठीक है, देखिए इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी सिंपल सा लड़का, कोई भी साधारण लड़का जो भी होता है, अगर वो कंपटीशन के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके दिमाग में दो चीज़ें आती हैं मुख्य रूप से, एक एसएससी और एक बैंक। तो लड़का बिना कुछ जाने समझे सीधे एसएससी के लिए प्रिपेयर करने लगता है या सीधे बैंक के लिए प्रिपेयर करने लगता है। इसलिए उसे समस्याएं होती हैं, ना वो अपने अंदर की क्षमताओं को देखता है कि मैं किस तरफ जाऊं तो मुझे ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा, मैं किस तरफ जाऊं तो मुझे मेरा बैक डोर है ये। तो उस चीज़ को बिना समझे वो भीड़ में दौड़ जाता है और किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने लगता है और सालों साल तक करता रहता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उसका कारण है उसको एक सही गाइडलाइन ना मिलना। अगर मैं आपको, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन अंतिम ईयर में हैं या इंटर कर क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपको एक सही गाइडलाइन देके एज अ फ्रेशर मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने क्षमताओं के अकॉर्डिंग चीज़ें चूज करें और कि हम कहां, हमें किस दिशा में जाना चाहिए। आपको पता है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोगों को वो करता है, जो स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, वो दो सेक्टर हैं, एक एसएससी और एक बैंक। रेलवे भी है लेकिन अभी हम यहाँ रेलवे की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुख्य एसएससी और बैंक की बात कर रहे हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, एसएससी वर्सेस बैंक, मतलब एसएससी और बैंक में क्या अंतर है, कैसे काम करता है, कौन महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कौन अच्छा रहेगा हम एज अ फ्रेशर। ठीक है, देखिए एसएससी के जॉब प्रोफाइल पर बात करने वाले हैं, किस तरह की जॉब मिलती है, कहाँ मिलती है, कैसे काम होता है, कितनी सैलरी वगैरह होती है। वैकेंसीज पर बात करने वाले हैं, कौन कौन सी वैकेंसी कब कब आती हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर पर बात करने वाले हैं, कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर है, किस किस स्टेजेस से आपको गुजर के जाना पड़ता है। सिलेक्शन टाइमिंग पर बात करते हैं, कितना टाइम लगता है सिलेक्शन में। कंपटीशन लेवल पर बात करेंगे कि किस में कितना कंपटीशन लेवल है, कौन ज़्यादा टफ है, कौन ईजी है, आपके लिए कौन टफ या इजी होने वाला है, ये भी बताऊंगा। सैलरी की बात करेंगे कि किसमें कितनी सैलरी है, और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, और लास्ट में हम कंक्लूजन की भी बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब मैंने जो अभी आपको 8 से 10 पॉइंट बताए, उनमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, जॉब प्रोफाइल। मतलब जॉब प्रोफाइल मतलब नौकरी आपको किसमें कितनी अच्छी रहेगी, कौन सी क्या काम रहता है। तो देखिए एसएससी के अंदर जो जॉब प्रोफाइल होती है, काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल होती है। एसएससी के अंदर अलग अलग 3-4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल में बात करने से पहले इसमें कौन कौन से आपके कैटेगरी आती है, एसएससी के अंदर कौन कौन से पेपर होते हैं। तो मेनली एसएससी में कौन कौन से पेपर होते हैं आपके, एसएससी में कौन कौन से पेपर होते हैं एसएससी के अंदर। एक सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है एसएससी सीजीएल, इसको क्या बोलते हैं, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, एसएससी सीजीएल होता है। दूसरा एग्जाम होता है एसएससी सीपीयू, एसएससी सीपीओ। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल वगैरह इसमें होता है। ठीक है, ये एसआई की दिल्ली पुलिस में जब आप एसआई वगैरह के, अगर सीआरपीएफ या सीआईएसएफ में एसआई के पोस्ट में की भर्ती के लिए एसएससी सीपीओ कंडक्ट किया जाता है। इसी तरह एक पेपर होता है एसएससी सीएचएसएल का, और लास्ट वन होता है एसएससी एमटीएस, और एसएससी जूनियर असिस्टेंट वगैरह का भी होता है, जेईओई का।
ठीक है। एसएससी जेई, एसएससी स्टेनो तो उन पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सबके लिए नहीं होते हैं, वो कुछ चुनिंदा बच्चों के लिए होते हैं जो पॉलिटेक्निक या बीटेक वगैरह किए होते हैं, ठीक है। तो 4 एग्जाम से कंडक्ट कराता है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस। मेनली इनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल। एमटीएस थोड़ा सा डाउन लेवल की वैकेंसी है, इसमें एजा आप मान सकते हैं कि एक प्यून से थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल होता है, इसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल के कारण एसएससी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बैंक में कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, इन पर बात करते हैं। बैंक में कितनी पोस्टें आती हैं, तो बैंक में बैंक पीओ और बैंक क्लर्क। पीओ का मतलब मैनेजर और क्लर्क मतलब असिस्टेंट, ठीक है। तो ये 2 पोस्टें बैंक के अंदर क्या होता है, ठीक है। या जॉब प्रूफ हमें कौन सी नौकरी मिलने वाली है, तो इसके अंदर आपको पता है आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आपने सुन रखा होगा एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर होते हैं, कैग ऑफिस में होते हैं, ठीक है। अन्य बहुत सारी मिनिस्ट्रियल, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं इनमें जो भी रेपुटेड पद होते हैं उन सब में सीजीएल के थ्रू ही लोग भरे जाते हैं, ठीक है। और सीबीआई आपने सुन रखा होगा, सीबीआई वगैरह में जो एसआई वसाई होते हैं वो एसएससी के थ्रू ही भरे जाते हैं, ठीक है। अन्य बहुत सारे पद हैं जो रेपुटेड पद हैं। इसके अंतर्गत कितने पद, कौन से पद आते हैं, बहुत सारे रेपुटेड पद, इसीलिए लड़कों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें जब आप भर्ती हो जाते हैं तो आपका एक रेपुटेशन होता है, आपकी फील्ड में, समाज में एक रेपुटेशन होता है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लोग इसके पीछे बहुत ज़्यादा बच्चे भागते हैं। बैंक में क्या है, आपकी सिंपल सी नौकरी रहती है, आप 10 से 4 आप नौकरी करते हैं बैंक पीओ, और या तो आप मैनेजर बन जाएंगे और या तो क्लर्क बन जाएंगे। इसमें कुछ सिंपल नहीं है, मतलब कुछ पेचीदा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। या तो आप बैंक में पीओ बन जाएंगे मतलब मैनेजर बन जाएंगे, या तो क्लर्क बन जाएंगे। पीओ के बाद आप थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं बाद में अपग्रेड होके। तो ये होता है मतलब जॉब प्रोफाइल की कौन कौन सी जॉब आती है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं वैकेंसी, कौन कौन सी वैकेंसी कब कब निकलती हैं। और इसमें प्लस पॉइंट, इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है, जॉब प्रोफाइल में एसएससी बैंक से आगे है। अगर आपको रेपुटेशन चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, आपको लोग अलग नज़रिए से देखें, तो उसमें आप मिनिस्ट्री में काम करेंगे तो आपको लोग अलग ओहदा देंगे। तो एसएससी बिल्कुल आगे है, किससे, बैंकिंग से। इस पॉइंट में एसएससी आगे जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, वैकेंसी कितनी आती हैं, वैकेंसी, ठीक है। तो वैकेंसी देखिए, वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ऐसे बैंक के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं। सबसे पहले एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है। इसकी अगर देखिए, इसमें ये कुल 6 वैकेंसी आती हैं। एसबीआई पीओ आती है, उसके बाद एसबीआई क्लर्क आती है, इसके बाद आरआरबी पीओ आती है, आरआरबी क्लर्क आती है, आईबीपीएस पीओ आती है और आईबीपीएस क्लर्क आती है। अभी करंट में एसबीआई क्लर्क के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट शायद 20 मई रखी गई है, शायद आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एसबीआई क्लर्क के फॉर्म अभी करंट में भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 साल में कुल 6 वैकेंसी देता है आपको। एसबीआई पीओ मिल जाता है, फिर क्लर्क, फिर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। लेकिन यहीं अगर हम एसएससी में देखें तो एसएससी में आपको एसएससी सीजीएल मिलेगा, एसएससी सीजीएल मिलेगा और सीएचएसएल मिलेगा, सीएचएसएल। सीपीयू को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो भी सबके लिए नहीं होता, उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, आपकी हाइट होनी चाहिए, चीज़ें आपका मेडिकल रूप से आपको फिट होना चाहिए, तो उसको भी मैं अभी नहीं यहाँ कंडक्ट ले रहा। एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस। एमटीएस में रेपुटेशन बैंक के लेवल का किसी लेवल का नहीं है, ये रेपुटेटेड जॉब नहीं है। तो 3 वैकेंसी आपको एसएससी में मिल जाती हैं, 3 वैकेंसी साल भर में आती हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए
जो फ्रेशर बच्चा है उसके लिए क्या बेटर है, एसएससी बेटर है या बैंक बेटर है। तो चूंकि 6 वैकेंसी साल भर में, यहाँ 3 वैकेंसी मिलती हैं, यहाँ साल भर में 6 वैकेंसी मिलती है। अभी और चीज़ें क्लियर कर लूँगा मैं आगे, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। IBPS PO यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ टोटल 6 वैकेंसी मिल जाती हैं, यहाँ आपको 3 ही वैकेंसी मिलती है। अगर आप एक में तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन से निकल के 3 महीने 4 महीने IBPS SBI PO की इसमें नहीं हो पाया तो आपके पास SBI क्लर्क है। डेफिनेटली अगर PO की तैयारी करेंगे तो आप क्लर्क निकाल देंगे, नहीं निकल रहा तो RRB में निकालेंगे, RRB क्लर्क। मतलब एक साल में आपको 6 चांस मिल जाता है एटलीस्ट किसी ना किसी में। तो आप एक बार पहली बार प्री निकालेंगे, फिर मेंस निकालेंगे, फिर इंटरव्यू क्रैक करके आप आसानी से कहीं ना कहीं हो जाएंगे। इसमें आपको चांसेस कम मिलते हैं। 3 वैकेंसी आती हैं, उनमें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो ये वैकेंसी हो गई 1 ईयर, इतनी वैकेंसी आती हैं 1 ईयर। इसमें 1 साल के अंदर ये 6 के 6 वैकेंसी आती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। एसएससी में एक बार सस्पेंस तो रहता है, लेकिन बैंक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म है कि 6 वैकेंसी आनी है तो आनी है, ठीक है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि सिलेक्शन टाइमिंग की, जो सिलेक्शन में टाइम लगता है वो कितना लगता है, सिलेक्शन टाइम, ठीक है, कितना टाइम लगता है एसएससी में सिलेक्शन का, तो भैया इसका कोई ठिकाना नहीं, या इसका कोई ठिकाना नहीं कि कब आपको नौकरी दे, ठीक है, इसका कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। 2018 के लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, आप 2021 में पहुंच चुके हैं, तो भैया इसका कोई ठिकाना नहीं। वैकेंसी निकाल देती है, कब पेपर 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, 10 महीने बाद हो, नोटिफिकेशन सून कर देते हैं। आपको कभी बताया ही नहीं जाता कि कब पेपर है, कोई ठिकाना नहीं। साल भर भी जा सकता है, 2 साल। ये पिछले 4 साल 4 या 5 सालों से यही ट्रेंड एसएससी का चल रहा है। अगर होगा तो पेपर लीक हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ धांधली हो जाएगी। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं एसएससी के अंदर। कभी आपका नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है, ज़्यादा नंबर वाले का नहीं होता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं एसएससी के अंदर होती हैं। मतलब भैया इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब आपको नौकरी दे। आप के पास अगर टाइम है तब आप इसके लिए जाइए। बैंक विदिन 6 मंथ आपको नौकरी देता है, यही बैंक की मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है, विदिन 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने के अंदर आपको ये नौकरी दे देता है बैंक। 6 महीने के अंदर आपको नौकरी देगा। अगर मान लीजिए एसबीआई क्लर्क की अभी वैकेंसी निकली है ना, तो अगर अभी आप फॉर्म डालते हैं मई में, तो जैन तक में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जनवरी तक में अगर कोरोना ठीक हो रहा है तो जनवरी तक में आपको ज्वाइनिंग दे देगा बैंक। ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें ना कोई धांधली की गुंजाइश है, ना कोई नॉर्मलाइजेशन वाला बवाल होता है। तो बहुत सिंपल, मतलब फेयर अगर आपको जाना है तो आप बैंक के साथ जा सकते हैं। आपके पास कम टाइम है, आप इंटर से निकले हैं, ग्रेजुएशन से निकले हैं, आपको विदिन 6 मंथ, विदिन 1 ईयर अगर आपको चाहिए कि मैं नौकरी कर लूँ, तो आप बैंक के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको केवल रेपुटेशन देखना है, इससे मतलब नहीं कि मुझे 10 साल लग जाए या 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, कोई मतलब नहीं, तो आप आराम से एसएससी के लिए जा सकते हैं। यहाँ बैंकिंग आगे जा रही है, मतलब बैंक आपको टाइम से चीज़ें करके दे रही है, ठीक है। ये सिलेक्शन टाइमिंग की बात हो गई। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि आपको एसएससी में अगर जॉब करनी है तो किस किस प्रोसेस से, कौन कौन से पेपर से होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है, और किस किस पेपर में क्या आता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में, सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, इस पर बात करते हैं हम कि कौन सा, किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। तो एसएससी के लिए आपको प्री देना पड़ता है, प्री, मेंस, और एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं, एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल, प्री, मेंस, और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं तो इंटरव्यू, ठीक है। तो और इसके बाद कई में टाइपिंग टेस्ट भी होता है, टाइपिंग टेस्ट,
ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस से होकर आपको गुजरना पड़ता है अगर आप एसएससी में नौकरी चाहते हैं। आपको पहले प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना पड़ेगा। ये दोनों ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ऐसे राइटिंग वगैरह आता है। इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, कुछ वैकेंसी कुछ पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ता है, स्किल टेस्ट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बैंक में क्या होता है, बैंक में आपका प्री होगा, ठीक है, प्लस मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू, या कुछ क्लर्क की पोस्टों में इंटरव्यू भी नहीं होता और सीधे आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। मतलब इसमें आपको 5 स्टेजेस जाना पड़ता है, इसमें केवल 3 स्टेज आपको 3 या 2 स्टेज ही देखने को मिलते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू और टाइपिंग वगैरह इसमें कुछ नहीं रहता। प्री मेंस इंटरव्यू, आज हो सकता है आपको इंटरव्यू से भी न गुजरना पड़े अगर आप क्लर्क के लिए जा रहे हैं, केवल प्री दीजिए, मेंस दीजिए और ज्वाइनिंग लीजिए। तो यहाँ पर भी आपका टाइम बच रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बैंक का छोटा है इन कंपेयर एसएससी, ठीक है। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो छोटा है इन कंपेयर एसएससी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात आती है टफनेस लेवल किसमें कितना ज़्यादा रहता है, कौन ज़्यादा टफ है, कौन ज़्यादा इजी है, बैंक टफ है कि एसएससी टफ है, इस बात पर बात कर लेते हैं। टफनेस लेवल, ठीक है, या किस पे कंपटीशन ज़्यादा है, किस पे कंपटीशन कम है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस पर आपको, इसे जान के ही आपको किसी भी चीज़ के लिए जाना चाहिए। एसएससी सीजीएल में आप जाएं या बैंक में जाएं, ठीक है। तो देखिए एसएससी का जो कंपटीशन है वो अगर मैं तुलना करूं, मैं ये सारी चीज़ें जो निकाल के लाया हूं मैं फैक्ट्स है, तुलना करके ही लाया हूं, ठीक है। जो एसएससी है ये इन कंपेयर इसका लेवल हाई है इन कंपेयर बैंक के, ठीक है। बैंक का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल होता है। क्या होता है, मीडियम लेवल होता है। एसएससी सीजीएल हाई लेवल होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा रेपुटेटेड जॉब है, लोग इधर ज़्यादा भागते हैं, बैंक की तरफ लोग कम भागते हैं, ज़्यादातर लोग एसएससी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। लेकिन आपने सामान्य लोगों से सुना होगा कि बैंक ज़्यादा टफ है। जो लोग मतलब जनरली तैयारी करते हैं उनसे अगर पूछो कि बैंक टफ है कि एसएससी, तो बोलते हैं बैंक टफ है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि बैंक में जो मैथ्स वगैरह आती है ना, वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव आती है, उसमें कैलकुलेशन होता है और इसमें आपके मेथड्स होते हैं। तो जिनको मैथ कम आती है, देखिए इसमें आपका मैथ वगैरह सब रहने वाली है, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो देखिए अगर आप इंटर तक मैथ लिए हैं या हाई स्कूल तक मैथ लिए हैं तो आप बिल्कुल बैंक के लिए ही जाइए, क्योंकि इसमें जो मैथ आती है इसमें मैथ वगैरह जो आती है बहुत सिंपल सी आती है, कैलकुलेशन भर होता है, गुणा भाग होता है और डीआई होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित मैथ होती है जो इजी होती है। उसमें कोई फार्मूला वगैरह या आपको ट्रिग्नोमेट्री या मेंसुरेशन या एवरेज वगैरह, नंबर सिस्टम, इतना सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर इन सब चीज़ों से पढ़ना है आपको, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल सीजीएल के लिए जाइए, एसएससी के लिए जाइए। आप गणित से अगर खेल सकते हैं, इंटर तक आपकी गणित, ग्रेजुएशन तक आपकी मैथ थी, अगर आपकी मैथ नहीं थी तो आप बिल्कुल बैंक के लिए जाइए, क्योंकि यहाँ मैथ आपको मिलेगी लेकिन टफ नहीं मिलेगी, स्पीड सिर्फ आपको देना पड़ेगा। यहाँ स्पीड भी देना पड़ेगा और टफनेस लेवल भी बहुत हाई होता है, बहुत ही हाई होता है। आप नॉर्मल लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। सीजीएल की जो मैथ्स होती है काफ़ी टफ होती है, ठीक है। तो इसलिए सीजीएल थोड़ा सा ज़्यादा हाई है, यहाँ बच्चे भी ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा फॉर्म पढ़ते हैं वैकेंसीज के अगेंस्ट, और इसमें उसके अपेक्षा थोड़ा सा कम रहता है, कट ऑफ भी कम जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं एक कंक्लूजन में कि ये थोड़ा सा हाई लेवल है और ये मीडियम लेवल होता है। कारण कई हैं, पहला कारण है रेपुटेड जॉब है, दूसरा कारण या लोग सीधे एसएससी के लिए भागते हैं, वो कुछ नहीं देखते, और जो जनरल समाज में मिथ है वो मिथ ये है कि बैंक ज़्यादा टफ है। इस मिथ को आप जब डेटा का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो भाई सैलरी हमें क्या मिलने वाली है, जो मेन बात होती है, सैलरी के लिए ही हम सब लोग, सारे लोग जो भी कुछ करते हैं, ठीक है, सैलरी के लिए करते हैं और रेपुटेशन के लिए भी करते हैं। तो सैलरी की किसमें कितनी होती है, तो देखिए ऑन एन एवरेज अगर मैं एसएससी की बात करूँ, इसमें देखिए ग्रेड पे सिस्टम अगर लागू है, 4200, 4800 और 2800 ग्रेड पे ऐसे कुछ होता है, ठीक है। हालांकि इंडिया में अब ग्रेड पे ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं ऑन एन एवरेज आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो एसएससी के अंदर आप अगर छोटी से छोटी किस पोस्ट में जाते हैं तो 28,000 से
CGL की बात नहीं कर रहा, मैं CHSL से ले रहा हूँ, तो 28,000 से 70,000 तक आप इसमें अर्न कर सकते हैं। ये आपकी सैलरी रह सकती है 28,000 से 70,000 के बीच, जबकि इसमें आपको सैलरी मिलेगी वही SSC बैंक PO की अगर मैं बात करूं तो आपको 50 से 60,000 के बीच मिलेगी। बैंक PO की बात करूं अगर मैं, और अगर क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क आपको 28,000 मिलेगी, मतलब 28,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाती है बैंक में। मतलब सैलरी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लगभग ऑन एन एवरेज वहीं आसपास सैलरी जाती है, तो सैलरी में कोई खास डिफरेंस नहीं है। मतलब सैलरी से आप नहीं कह सकते कि मैं बैंक करने वाला हूं या SSC। आपको ये चीज़ देखना होगा कि आपको किसे करना है, आप किस में सक्षम हो करने में, किस चीज़ में आपकी लेवल अच्छा है। देखिए प्री में, अब तो प्री का मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ। सिलेबस जो रहने वाला है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिलेबस आपका क्या होता है। देखिए प्री में इसमें मैथ आती है, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, GK या जिसे आप GS कहते हैं, GS और इंग्लिश, ये 4 टॉपिक आते हैं प्री में। और इसके प्री में क्या क्या आता है, मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, ये 3 टॉपिक आते हैं। इसमें 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। सारे क्वेश्चन सभी 25-25 क्वेश्चन सभी में रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 200 नंबर का ये पेपर आता है, ठीक है। मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके पास 60 मिनट का टाइम होता है। कितने मिनट का टाइम होता है, 60 मिनट का या 90 मिनट का। SSC में अलग अलग टाइमिंग होती है, ठीक है। इस तरह से आपको ये टाइमिंग मिल जाती है। इसमें भी आपको इस सेक्शनल टाइमिंग का इसमें कोई बात नहीं रहती कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग हो, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने 60 मिनट को कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें भी आप मैथ आपकी 35 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग 35 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश आपकी 30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 नंबर के हो जाते हैं। इसमें भी 60 मिनट का टाइम होता है, लेकिन इसमें सेक्शनल कट आप 20-20 मिनट इन सब के लिए आपको देना ही देना है। 20 मिनट से ऊपर आप नहीं ले सकते, ना मैथ में ले सकते, ना रीजनिंग में ले सकते हैं, ना इंग्लिश के अंदर। मतलब इसमें सेक्शनल टाइमिंग दी होती है, और जो कट ऑफ जाती है वो सेक्शनल हालांकि नहीं जाती, ओवरऑल कुछ में सेक्शनल जाती है, कुछ में ओवरऑल। जब जिस चीज़ का नोटिफिकेशन आया, IBPS में सेक्शनल जाती है, SBI में सेक्शनल नहीं जाती। तो डिपेंड करता है किस फॉर्म किसके लिए आप भर रहे हैं, तो वो चीज़ आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे जब फॉर्म भरेंगे। तो किसी किसी में सेक्शनल कट ऑफ रहती है, किसी किसी में नहीं रहती, जनरली नहीं रहती है, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ रहती है, हालांकि सेक्शनल टाइमिंग रहती है, इसमें सेक्शनल वाला कोई लोचा नहीं है, ठीक है। ये हो गया प्री का आपका सिलेबस। अगर मेंस की मैं बात करूं तो मेंस, SSC में मेंस में सिर्फ आपका मैथ और रीजनिंग बचता है, सॉरी मैथ और इंग्लिश। क्या बचता है, मैथ और इंग्लिश दोनों के 100-100 क्वेश्चंस आते हैं। 2-2 घंटे का आपके पास टाइमिंग होती है, ठीक है। इसी तरह इधर भी आपको क्या बचता है, इसमें एक सब्जेक्ट नया जुड़ जाता है, GA। क्या जुड़ जाता है, एक सब्जेक्ट नया जुड़ जाता है आपके पास, GA। और टोटल 155-55 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। GA का मतलब है जनरल एप्टीट्यूड, मतलब जनरल अवेयरनेस। इसमें मतलब आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता। GA का मतलब है बैंकिंग अवेयरनेस, साथ में करंट अफेयर। ये यहाँ GA से मतलब है। यहाँ GA में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आपको मैथ बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि मैथ का प्री में भी है और मेंस में भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसी तरह इंग्लिश का, इसमें प्री में मेंस में दोनों में है, लेकिन नॉर्मल मैथ आती है, कैलकुलेटिव भर आती है। GA इसमें नॉर्मल है, सिर्फ करंट अफेयर और बैंकिंग के अवेयरनेस आपको आना चाहिए, जबकि इसमें GS था। बहुत विशाल SSC का GS है, जितना भी आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए कम होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश का लेवल इसमें देखिए, इंग्लिश इसमें जो आती है वो ग्रामेटिकल इंग्लिश आती है। ग्रामर पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जबकि इसमें इंग्लिश के लिए ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। आपकी रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि आप कितना इंग्लिश पढ़ते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं आपको। अगर आप न्यूज़पेपर डेली रीड करते हैं तो इसके इंग्लिश सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं, जबकि इसमें ग्रामर का रोल होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है सिलेबस, थोड़ा सा मोटा मोटा। फिर मैं कभी आपको अलग अलग टॉपिक पर, मतलब SSC के लिए, बैंक के लिए अलग अलग टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा,
कि एसएससी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कौन से बैंक में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इस टॉपिक पर हम भी आगे आने वाले वीडियोज़ पर बात करेंगे। ये मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया कि कौन ज़्यादा सही है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी पकड़ किस में है, आपके पास टाइम क्या है। देखिए, मैं कंक्लूजन में 2 बातें कह दे रहा हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन निकाल चुके हैं या इंटर निकाल चुके हैं, आपके पास टाइम कम है, आप लिमिटेड टाइम में नौकरी चाहते हैं, भले आप मैथ से रहे हों या ना रहे हों। अगर नहीं रहे तब तो आपको बैंक के लिए ही जाना है। अगर आप मैथ से रहे हैं तो आप एसएससी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी अभी प्रेफर नहीं करूंगा। आप बैंक के लिए जाइए और बैंक की 6 से 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर आप वैकेंसी कोई ना कोई फॉर्म डाल के आप कोई ना कोई जॉब ले लेते हैं, चाहे क्लर्क हो या पीओ। उसके बाद आप एसएससी के लिए लग सकते हैं। एसएससी की तैयारी करते रहिए, क्योंकि वो टाइम लेता है। 3 से 4 साल आपका लास्ट हो सकता है, और 3 से 4 साल कोई घर वाले आपको बाहर भेज के तैयारी नहीं करवाते रहते। 3 से 4 साल बाद उनका भी मन डोल जाता है और आप भी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होने लगते हैं, क्योंकि 3-4 साल तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल है। और हाई स्कूल के बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल भी सीजीएल उजीएल के लिए मत जाइएगा, क्योंकि आपका बहुत टाइम खराब होगा। आप बैंक के लिए ही जा सकते हैं। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बता रहा हूं जो वास्तविकता है। जो इलाहाबाद वगैरह बच्चे जाते हैं, वो कौन से बच्चे जाते हैं? यही जाते हैं जो आर्ट साइड या बायो वगैरह लिए रहते हैं इंटर में, और जाके सीजीएल में घुस जाते हैं। वो बहुत समस्या उनके लिए क्रिएट होती है। वो कभी भी मैथ में अपनी पकड़ नहीं बना पाते। जब तक मैथ में आपकी पकड़ नहीं होगा, आपका सीजीएल क्वालिफाई ही नहीं हो सकता। 200 नंबर वो प्री मेंस में दे रहा है, 50 नंबर प्री में, 250 नंबर दे रहा है। आप कैसे क्वालिफाई कर पाओगे? 250 नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और टफनेस लेवल इतना ज़्यादा है कि आप सोचो कि हम तैयारी कर लेंगे, ट्रिक्स पढ़ लेंगे और हमें मैथ आ जाएगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, असंभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इस सूचना को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर तैयारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो आप सीजीएल के लिए जाइए, टाइम है तो सीजीएल के लिए जाइए, टाइम नहीं है, मैथ भी कमज़ोर है, तो आप जाइए सीधे बैंक के लिए और तैयारी करिए। लेकिन बैंक के लिए तैयारी करने से पहले न्यूज़पेपर इंग्लिश के जरूर पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, आशा करता हूँ अभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।